नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश नटवाड़िया। आश्रम परिवार में आपका स्वागत है। आज हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमारे 4 लेक्चर आ चुके हैं, वो आप तो अपने प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आज हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो को देखा जाए तो सबसे पहले मृतकों का टीला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोहनजोदड़ो शब्द है वो एक सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? सिंधी भाषा का। सिंधी भाषा का शब्द है, जिससे सिंधी भाषा शब्द में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, इसलिए इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं आगे चल के, तो इसके उपनाम देखते हैं। किसके? मोहनजोदड़ो के। कि इसको और अन्य किस नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है, देखते हैं हम। सबसे पहले सिंध का नखलिस्तान। सिंध का नखलिस्तान। दूसरा नाम इसका रेगिस्तान का बगीचा। तीसरा नाम इसका स्तूपों का शहर। और चौथा नाम इसका आध्यात्मिक नगर। सिंध का नखलिस्तान क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत है उस वो पहले हिंदुस्तान नाम से ही पुकारा जाता है। किस नाम से? हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश से पूरा क्षेत्रफल आता था। उसके अंदर सिंध प्रांत जो अपने वर्तमान में राजस्थान के अंदर जो अपन थार का मरुस्थल है, वो इस सिंध प्रांत के अंदर भी आता था। थार सिंध में भी है। तो इसलिए पूरे रेगिस्तान के अंदर एक ये था जो मोहनजोदड़ो वो बस्ती थी, इसलिए इसको सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। दूसरा देखें, रेगिस्तान का बगीचा, वो भी इसी के ऊपर पड़ा है। क्योंकि पूरे संपूर्ण बगीचे रेगिस्तान के अंदर एक स्थान था, वहां पे जन लोग रहते थे, पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थे, जल था और भी चीजें थी, इसलिए इसके रेगिस्तान का बगीचा कहते हैं। जैसे कोई भी अपन देखते हैं किसी भी जगह बगीचे में चलते हैं तो वहां पे हर चीजें मिलते हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं अपने को, व्यक्ति भी मिलते हैं और भी सामान मिलते हैं, तो इसलिए इसको रेगिस्तान का बगीचा कहा जाता है। स्तूपों का शहर, ये इंपॉर्टेंट है। क्या? स्तूपों का शहर क्यों कहा गया इसको? क्योंकि अपन देखते हैं इतिहास के अंदर तो कुषाण काल आता है, उसके अंदर एक राजा हुआ था कनिष्क। कनिष्क के टाइम में यहाँ पे कनिष्क द्वारा बना हुआ एक स्तूप मिला है। क्या? स्तूप। इसलिए स्तूपों का शहर भी कहा जाता है। इसमें जो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे ना कि मोहनजोदड़ो को 2 भागों में बांटा गया था, नगर और दुर्ग के अंदर। तो दुर्ग टीला था, वहां पे स्तूप के अवशेष मिले, इसलिए इसको स्तूपों का शहर कहा जाता है। आध्यात्मिक नगर। अब देखते हैं आध्यात्मिक नगर। आध्यात्मिक नगर इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि यहाँ पे एक योगी की मूर्ति मिली है, जो किस रूप में? साधना करते हुए, ध्यान केंद्रित करते हुए रूप में एक योगी की मूर्ति मिली। इस कारण इसको आध्यात्मिक नगर भी कहा गया है। क्या कहा गया? आध्यात्मिक नगर। ये तो हमारे इसके उपनाम है। अब इसके बारे में हम आगे चलते हैं कि ये कहां पर स्थित है मोहनजोदड़ो, किस नदी के किनारे है, किस क्षेत्र में पड़ता है, ये देखते हैं। ये है अपने वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर। कहाँ? पाकिस्तान के अंदर सिंध प्रांत। जैसे अपने भारत के अंदर राजस्थान में कोई प्रांत है तो वहां पे एक सिंध प्रांत है, वहां पे पड़ता है। वहां का सिंध प्रांत का जिला है लकराना। कौन सा? लकराना। सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर नदी बहती हुई जाती है, तो उसके दाहिने तट के ऊपर जो स्थल है उसको दाहिने किनारे बोलते हैं और सिंध प्रांत में स्थित है। अब इसके हम देखते हैं सबसे पहले खोज किसने की थी। खोज 1922 के अंदर किसने? राखलदास बनर्जी। अब ये राखलदास बनर्जी कैसे खोज की, ये मैं आपको बताता हूँ। 1921 में हमारे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, मैंने पिछले वीडियो में बताया वैसे कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कभी थी? 1861 के अंदर। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। उन्होंने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। प्रथम हमारे देखा जाए तो प्रथम महानिदेशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। वो थे। और धीरे धीरे चलते हैं तो देखते हैं 1921 के अंदर समथिंग 1921 के अंदर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्श। एक सेकंड, कट हो जाएगा ना इतना, कोई नहीं। खोज 1922 के अंदर राखलदास बनर्जी ने यहाँ पे खोज की, तो उनको मिला के 7 कर्मिक स्थलों में, कितने में?
सात कर्मिक स्थल। सात कर्मिक स्थल क्या होते हैं? जब मोहनजोदड़ो के बारे में खोज की जा रही थी तो राखालदास बनर्जी को एक स्तर मिला, वहां पे उत्खनन किए तो वहां पे सभ्यता मिली, फिर एक उजड़ा हुई सभ्यता के रूप में दोबारा मिला, फिर खुदाई की उससे नीचे गए तो फिर कोई सभ्यता के अवशेष मिले, फिर ऐसे 7 बार उसको कर्मिक स्तर मिले। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे शायद बाढ़ या अन्य त्रासदी हुई, उसकी वजह से यहाँ पे 7 बार ये शहर उजड़ा और बसा, इसलिए इसको 7 कर्मिक स्तरों में बसा हुआ शहर भी कहते हैं। किन्होंने कहा था सर्वप्रथम? राखालदास बनर्जी ने। अब हम आगे चलते हैं तो अगला स्तर देखते हैं। तो इसके उत्खननकर्ता के अंदर अन्य नाम किस किस के आते हैं, ये है इसके बारे में। तो 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था खोज की और उत्खनन भी किया उन्होंने। 1930 में अर्नेस्ट मैके और 1945 में मार्टिन व्हीलर और 1965 में जॉर्ज डेल ने, तीनों ने मिलकर और उत्खनन किया इसका विस्तार रूप से बाद में। तो इसलिए क्वेश्चन आता है कई बार कि इनमें से किसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन नहीं किया, तो 3 नाम दे देंगे और चौथा नाम एक अलग नाम दे देंगे, कुछ भी रोमिला थापर दे देंगे, तो वो आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। इस हिसाब से मैंने ये आपको 3 बताए। अब अगले देखते हैं बसाउट। इसकी बसाउट कैसी थी? मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण तथा दूसरा सबसे बड़ा नगर। कैसे? हड़प्पा सभ्यता महत्वपूर्ण नगर था क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा नगर तो नहीं, लेकिन यहाँ पे औद्योगिक नगर भी था, यहाँ पे आते थे, व्यापार वाणिज्य भी होता था, इसलिए महत्वपूर्ण नगर कहते हैं। दूसरा बड़ा, इसका मतलब पहला बड़ा और कोई है? तो पहला बड़ा नगर कौन सा था? राखी गड्डी। पहला नगर कौन सा है? राखी गड्डी। पहला सबसे बड़ा नगर हड़प्पा सभ्यता कौन सा है? राखी गड्डी। ये अब देखते हैं इसके बारे में। तो 2 भागों में इसकी बस्ती कितने भागों में बटी हुई है? 2 भागों में, 2 भागों में बस्ती बटी हुई है। अब 2 भागों के अंदर देखा जाए, ये कौन सा भाग है? इधर पूर्व है और ये पश्चिम। ये अपना दुर्ग जो पश्चिम साइड के अंदर होता है उसको क्या कहते हैं? दुर्ग। और जो पूर्व साइड में था उसको कहते हैं निचला नगर। इसलिए इसको 2 भागों में बटी हुई कहते हैं, पूर्व और पश्चिम के अंदर भाग दुर्ग। ये दुर्ग था जो ऊंचाई पे होते थे थोड़े, और संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के अंदर दुर्ग जो क्षेत्र मिला है पश्चिम भाग के अंदर वो ऊंचाई पर बसा होता है। जैसे कोई चबूतरा बना के, जहाँ पे समतल जगह मिलती थी वहां पे ईंटों द्वारा चबूतरा बनाया जाता था और वो ऊंचाई बनाकर वहां पे रह जाता है। और निचला शहर थोड़ा नीचाई पे बनाया जाता है, इसको निचला शहर कहा जाता है। निचले शहर के अंदर जनसाधारण रहता था। कौन रहता था? जनसाधारण। और दुर्ग के अंदर जो मतलब किसी भी शहर का कोई प्रशासनिक कार्य संभालते थे या फिर विद्वान लोग होते थे, उनको दुर्ग क्षेत्र के अंदर रखा जाता था, इसलिए 2 भागों में रहता। अधिकतर हड़प्पा के स्थल दुर्ग क्षेत्र होता था तो 4 दीवारी से घिरा होता था, लेकिन निचला शहर नहीं हुआ था। लेकिन तत्कालीन में जो खोज हुई, अन्वेषण हुआ, उसके आधार पर पता चला है कि हड़प्पा, कालीबंगा और अपने मोहनजोदड़ो के अंदर निचले शहर, दोनों शहर अलग अलग दीवारों से घिरे हुए थे। देखते हैं, अब हम देखते हैं इसका 2 भागों दीवारों से घिरे हुए। मैंने बताया ना, दीवारों से 2 बनो भाग 4 दीवारी से घिरे हुए थे। ये इस संपूर्ण बस्ती जो ईंटों की बनी हुई थी, किसकी? ईंटों से। तो उस टाइम पाषाण पत्थर तो इतना था नहीं, जो उसे ईंटों से, जैसे मिट्टी की ईंटें बनाई जाती थी कच्ची, और उनको धूप के अंदर सुखाकर पक्की ईंटें के रूप में परिवर्तन करके और उनसे मकान बनाए जाते थे। उन ईंटों का अनुपात होता था 4:2:1 के अंदर रूप में होती थी वो ईंटें। अब हम आगे चलते हैं, इसके बारे में महत्वपूर्ण अवशेष कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या अवशेष मिले हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं। तो व्रत स्नानागार मिला है। क्या मिला है? व्रत स्नानागार। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सब इसी के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये अन्य स्थल से नहीं मिला, एकमात्र स्थान है मोहनजोदड़ो, वहां से व्रत स्नानागार मिला है। इसको धार्मिक उद्देश्य के लिए स्नान हेतु बनाया गया था, या सार्वजनिक स्थल भी कहते हैं इसे। इसका जो भी है मैं आपको बताऊं, तो इसका बसावट इस तरीके से आधार पर है। कैसे? ये ऐसे, तो ये इसका उत्तर दिशा है और ये दक्षिण। तो इसकी जो भी है, इसकी बसावट जो आयताकार में है, इसके दक्षिण भाग में, उत्तर और दक्षिण भाग के अंदर 9 सीढ़ियां हैं। कितनी थी? 9 सीढ़ियां। इस साइड में भी 9 सीढ़ियां उतरने के लिए, इस साइड में 9 सीढ़ियां उतरने के लिए।
इसे जो भी जलाशय है इसके अंदर नहाने के लिए दोनों सीढ़ियाँ थी। ईंटों के जिप्सम, अब जिप्सम आपको लगे इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि उस टाइम ऐसे कोई धातु या कोई चीज तो थी नहीं कि जो पानी के रिसाव को रोक सकते, और जिप्सम एक अपना धातु होता है, उसके लेप कर दिया जाता है ना ईंटों के ऊपर, तो उससे पानी का रिसाव नहीं होता और पानी एकत्रित रहता है, कई दिनों काफी दिनों तक पानी भरा रह सकता है किसी भी स्थान के ऊपर, इसलिए इसका जिप्सम का लेप किया जाता है। इसको बिटुमिन भी कहते हैं, पानी को रोका जा सकता था इससे। इसके 3 कमरे मिले, 3 और कमरे मिले, कितनी और 3 और, ये है इसके उत्तर साइड, पश्चिम साइड और दक्षिण साइड के अंदर कमरे मिले, एक साइड में कमरे नहीं थे। इसके जो भी 3 साइड कमरे मिले उनमें हर कमरे के अंदर एक कमरे के अंदर कुआं भी मिला है। उसका आधार लगाया गया है कि इसमें पानी भरा जाता था उस कुएं से साइड, इसके आधार पर, जिसमें एक कुआं भी मिला है। और जो कमरे थे इनके लिए आधार निकाला गया है कि इनके अंदर शायद हो सकता है कि महिलाएं स्नान करके और अपने वस्त्र बदलती थी या फिर और कुछ होता था, पुरुष वस्त्र बदलते थे, इस आधार पर इनका आधार निकाला गया है। जॉन मार्शल साहब ने विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है, क्या कहा है, विश्व का, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता अपनी लगभग 2600 से 1900 ईस्वी के टाइम की है, मेसोपोटामिया भी उस टाइम की, और मिस्र की सभ्यता, 3 सभ्यताएं महत्वपूर्ण थी। उस टाइम ऐसी कोई भी सभ्यता नहीं थी वहां पे ऐसा कोई भी निर्माण हुआ हो जिसके अंदर इतना बड़ा निर्माण हुआ हो जिसके अंदर जल को एकत्रित किया जा सकता है। इस आधार पर इसको जॉन मार्शल ने विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण भी कहा था। अब हम देखते हैं डीडी कोशाम्बी। डीडी कोशाम्बी ने इसकी तुलना पुष्कर कमल ताल से की है, जो अपने वर्तमान में अजमेर जिला के अंदर पुष्कर है, वहां पे कमल ताल तालाब एक, वो भी इतना ही सुंदर है, जो अपने मोहनजोदड़ो के टाइम में जो ये वर्त स्नानागार था उसके अंदर भी सीढ़ियां उतरने की है। इसके आधार पर डीडी कोशाम्बी ने इसको पुष्कर का कमल ताल के समांतर बताया था, तुलना की है इससे। विश्व में वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण, वाटर प्रूफिंग क्या कि वहां पे वाटर एकत्रित करने की जगह ऐसी जो विश्व में उस टाइम कहीं पे भी नहीं थी, इसलिए इसको वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण भी कहा जाता है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है अन्नागार। क्या है, अन्नागार। अन्नागार के बारे में देखते हैं कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, इसका मतलब व्रत स्नानागार था इसका, वो इसका मतलब सेकंड व्रत स्थल है इसका, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा कौन सा था, अन्नागार इमारत थी। यह दुर्ग भाग में ही था, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कौन सी, यह दुर्ग भाग में ही था। अब ये क्यों कहा गया, क्योंकि अधिकतर जो भी अन्नागार मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के, जैसे कालीबंगा हुई, हड़प्पा हुई, मोहनजोदड़ो हो, चौंदड़ो हो, लोथल हुई, धौलावीर, यहाँ से हर जगह से अन्नागार के अवशेष साक्ष्य मिले अपने को। लेकिन जो मोहनजोदड़ो से साक्ष्य मिला है वो दुर्ग के अंदर मिला है, और अदर स्थान थे जैसे कालीबंगा, हड़प्पा, इन पे जो भी अन्नागार होता था वो नदी के किनारे या फिर शहर के बाहर नगर में या और कहीं पे होता था, क्योंकि जहाँ पे अपन खेत होते हैं वहाँ पे अनाज को एकत्रित करने के स्थान होते हैं, तो इसलिए इसको इम्पोर्टेंट इसलिए दी गई कि ये दुर्ग भाग में था एकमात्र। मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार था वो कहाँ पे था, दुर्ग भाग में, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट बनाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल अन्नागार जो दुर्ग क्षेत्र में बसा होता है वो कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो के अंदर। अब इसका तीसरा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है सड़कें। अब ये ग्रिड पैटर्न क्या होते हैं आप जानते हो, आगे लिखा है समकोण, ये तो आप समझ गए समकोण कैसे। ग्रिड पैटर्न भी वही चीज होती है क्योंकि सड़कें होती थी जो उत्तर से दक्षिण चलती थी और पूर्व से पश्चिम, ऐसे उत्तर दिशा ये होती थी। ये मुख्य सड़क होती थी, कौन सी, ये मुख्य सड़क जो कितने मीटर की होती है, लगभग 9 से 10 मीटर के समथिंग चौड़ी, 9 से 10 मीटर चौड़ाई में होती थी इनकी चौड़ाई। और ये जो सहायक सड़क होती थी उनकी लंबाई होती 3 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर के समथिंग। कभी भी शहर के अंदर प्रवेश मुख्य सड़क से नहीं होता था, ये ध्यान रखना। जो लिंक रोड बोलते हैं अपन, साइड रोड, उसी से शहर के अंदर प्रवेश किया जाता था। जो पूर्व भाग से आती थी ना सड़कें, उसी से शहर में प्रवेश किया जाता था। उत्तर से दक्षिण को मुख्य सड़क बोलते थे। अब जो ये स्थान है, जो ये मुख्य सड़क और लिंक सड़क जो मिली हुई है ना, ऑक्सफोर्ड सर्कस बोलते हैं। जिसे आज अपन किसी भी दो रोड अपने मिलते हैं, 2 सड़क, तो जहाँ पे मिलते हैं वहां पे सर्किल बनी हुई होती है, तो उस टाइम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड सर्कस। इसलिए ये समकोण पर आकर मिलती थी। सारी बस्ती ऐसी होती थी, उस बस्ती का जो बसावट थी वो भी समकोण के ऊपर ही थी। नालियां थी जो भी सड़कों के समानांतर रहती थी, तो वो भी समकोण के ऊपर भी चलती थी। इसलिए प्रत्येक सिंधु घाटी सभ्यता में प्रत्येक स्थल है वो समकोण पे ऊपर बसा हुआ था। इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चलते हैं, इसके अन्य अवशेष।
कौन से? अन्य अवशेष। अन्य अवशेष, सबसे पहले अन्य अवशेष में देखते हैं हम कांस्य नर्तक की मूर्ति। अब कांस्य नर्तक है, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम उपयोग की हुई धातु कौन सी थी? कांस्य। तो उसी टाइम कांस्य की ही धातु उपयोग थी, तो कांस्य की मूर्ति बनाते थे, इसलिए नर्तक की मूर्ति मिली है। पुजारी योगी की मूर्ति, मैंने बताया ना अभी कि आध्यात्मिक नगर भी कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे पुजारी की योगी की मूर्ति मिली है, जो एक आध्यात्मिक साधना करते हुए रूप में दिखाएगा उसको, इसलिए इसको योगी की मूर्ति मिली है। चांदी की मोहर, यूनिकॉर्न प्रतीक वाली चांदी की मोहरें मिली है, क्योंकि उस टाइम धातुओं के बारे में तो पता था, चांदी भी उपयोग में ली जाती थी, चांदी के आभूषण भी मिलते थे, तो मोहर मिली एक चांदी की, उसके ऊपर यूनिकॉर्न प्रतीक था। वहां पे जो बैल का प्रतीक होता है ना, जैसे कुबड़दार बैल है उनके, उस तरह का एक प्रतीक चिन्ह था, उसके ऊपर मोहर लगी हुई थी चांदी की मोहर के ऊपर। दूसरा, सूती वस्त्र निर्माण व चांदी के साक्ष्य सर्वप्रथम। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के अंदर सूती वस्त्र और चांदी के साक्ष्य सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो स्थल से मिले। सूती वस्त्र का निर्माण, क्योंकि वहां पे सिंधु नदी थी, वहां पे कपास होता था, क्योंकि यूनानियों ने इसको इंडस भी कहा है, इसलिए क्योंकि इंडस मतलब सूती, इसलिए सूती वस्त्र के निर्माण के भी साक्ष्य मिले यहाँ पे। मर्तबांडों पर औपकारी, औपकारी का मतलब क्या होता है समझते हो? चित्रकारी। क्या होता है? चित्रकारी, 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 चित्रकारी का मतलब औपकारी। जैसे वर्तमान में अपन कोई भी मर्तबान, जैसे अपने आजकल के घड़े होते हैं ना पानी पीने के लिए, ठंडे घड़े मिट्टी के बने हुए, वो उस टाइम मर्तबान होते हैं, उसके ऊपर आज के अभी देखते हो अपने घर में जाके उसके ऊपर एक चित्र बना होता है, पेंटिंग की होती है, जो कुम्हार द्वारा बनाते टाइम पेंटिंग कर दी जाती है अलग अलग कलर से। तो उस टाइम भी कांच की धातु या फिर किसी चीज को लगाकर वहां पे और औपकारी की जाती थी, चित्र बनाए जाते थे, उसको औपकारी कहा जाता है। महाविद्यालय भवन, ये क्या है? महाविद्यालय, क्योंकि यहाँ पे योगी जी की मूर्ति मिली है साधना के रूप में पुजारी की, तो वो कोई स्थल ही होगा, वहां पे योग साधना करते होंगे। जैसे वर्तमान में किसी भी स्थल मठ होते हैं, अपने धाम होते हैं, वहां पे जाकर ही योग साधना करते हैं साधु संत, तो इसलिए वहां पे वो जो योगी जी की मूर्ति मिले उसको महाविद्यालय का रूप दिया गया है, उसको महाविद्यालय का अवशेष बताया गया है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, एक मुद्रा मिली है, वहां पे पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, पशुओं के अवशेष हैं, एक व्यक्ति का चित्र है, उसको क्या रूप दिया गया? शिव का रूप, पशुपतिनाथ की मूर्ति कहा गया। बकरे के पीछे चाकू लिए व्यक्ति का चित्र, इससे क्या प्रतीत होता है कि शायद हो सकता है बलि प्रथा उस टाइम हो, उस टाइम इसके लिए बकरे के पीछे चाकू की व्यक्ति का चित्रण किया है, कि उस कोई भी देवी मूर्ति के सामने वो किसी भी बकरे की बलि दे रहा हो, इसलिए इसको हो सकता है वहां पे बलि की प्रथा हो। मोहर पर सुमेरियन नाव का अंकन, क्या मिला? सुमेरियन नाव का अंकन मिला है, इसलिए किसी भी अपन वर्तमान में देखते हैं किसी भी देश का कोई भी धातु या मुद्रा अपने भारत में मिलते हैं तो सोचते हैं कि हो सकता है वहां उस देश के साथ व्यापार करते हो, इसीलिए तो उस देश की मुद्रा अपने पास आई है। तो सुमेरियन नाव की प्रतीक मिले मोहर पर, तो उससे प्रतीत होता है कि सुमेरियन जो सभ्यता है वहां से अपन हो सकता है कि व्यापार वाणिज्य करते थे, वहां पे व्यापार होता था दोनों सभ्यताओं के बीच में। तांबे की हेयर पिन, हेयर पिन भी आप जानते हो, लड़कियां तो विशेषकर जानती हैं, लड़कियों को पता है कि हेयर पिन क्या होती है। बालों को सजा कर रखने के लिए, एकत्रित करने के लिए, बिखरे हुए बालों को एकत्रित करने के लिए हेयर पिन का प्रयोग किया जाता है, वही हेयर पिन थी उस टाइम की, जो लकड़ी की बनी होती थी, धातु की भी बनी होती थी। सर्वाधिक कुओं की प्राप्ति हुई है, सर्वाधिक, इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य स्थलों पर भी कुएं तो मिले हैं, लेकिन सर्वाधिक कुओं की प्राप्ति यहाँ से हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, लगभग 700 कुएं मिले हैं मोहनजोदड़ो से। इसका मतलब लगभग हर घर के अंदर 1 या 2 कुएं थे। पत्थर की नृत्याकृति, नटराज शिव, एक पत्थर की आकृति मिली है, उसके ऊपर जैसे अब आजकल अपने पत्थर को तराश कर एक मूर्ति के रूप में बनाए जाते हैं, तो वैसे एक मूर्ति मिली है। उसको जॉन मार्शन ने कहा कि आदि शिव, नटराज शिव के रूप में दीजिए। वो मूर्ति वैसी वैसी अपन दक्षिण भारत में मंदिर में मिलती है अब काफी सारी नटराज शिव। जो इस मूर्ति की विशेषता है कि ये त्रिभंगा आकृति में मूर्ति है। 3 त्रिभंगा आकृति क्या होती है? किसी भी एक मूर्ति बनाते हैं उसकी 3 दिशाओं के अंदर झुकी फेस होती है, तो त्रिभंगा आकृति में है। चांदी के बर्तन और कपड़े के अवशेष, मैंने पहले बताया कि यहाँ पे कपड़े, सूती वस्त्र के अवशेष मिले हैं और चांदी के बर्तन, चांदी की धातुएं भी मिली हैं। सभा भवन, दुर्ग, दुर्ग के अंदर जो पश्चिम भाग के अंदर एक टीला होता था, उसके अंदर एक
कमरा मिला है जहाँ पे बैठने की जगह भी थी अवशेष। तो आजकल जैसे अपने विधानसभा या सभा भवन कोई भी समाज की सभा होती है तो वहाँ पे बैठने के आसन होते हैं, उस तरीके के ही एक पश्चिम दुर्ग भाग था, वहाँ पे एक आसन मिला है बैठने की, खूब सारे बैठने की जगह और एक कमरा मिला है। तो इतिहासकारों ने विचार किया है कि शायद हो सकता है उस टाइम में यहाँ पे किसी भी वर्ग के द्वारा सभा की जाती हो या फिर प्रशासन चलाने के लिए सभा की जाती हो, इसलिए इसको सभा भवन दिया गया ना। अब इसका देखते हैं नोट, इंपॉर्टेंट चीज, मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले, ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि हड़प्पा से मिले हैं R37 और H कब्रिस्तान मिले हैं, कालीबंगा से कब्रिस्तान की युगल समाधियां मिली हैं, लोथल से भी मिले हैं युगल समाधियां 3-3, कालीबंगा से 1 मिली थी। तो इस आधार पे मोहनजोदड़ो के अंदर ऐसा कोई स्थान नहीं मिला वहाँ पे कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। वहाँ पे इंसान के कंकाल जरूर मिले हैं। कैनेडी साहब को, अमेरिका के एक इतिहासकार है, वहाँ पे सर्वेक्षण कर रहे थे तो उनको कंकाल मिले हैं करीब 40-50 कंकालों समथिंग। और जब उन कंकालों को उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने पाया उन कंकालों के अंदर एक रोग पाया था, उसका नाम था मलेरिया। तो उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है कि मोहनजोदड़ो का समाप्ति किसी आपदा या फिर बीमारी की वजह से हुई है, जैसे मलेरिया के अवशेष मिले हैं वहाँ के कंकालों के अंदर। KUR कैनेडी को यहाँ के कंकालों में मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। किसने? KUR कैनेडी साहब ने, मैंने बताया ना अभी कैनेडी को। ये थे हमारे मोहनजोदड़ो के बारे में। हाँ, मोहनजोदड़ो के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको कि मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक क्या मिली है? सर्वाधिक मोहरे मिली हैं, लेकिन ध्यान रखना, लेकिन सर्वाधिक है अभिलेख युक्त मोहरे कहां से मिली है? हड़प्पा से। ये हड़प्पा का जब मैंने चैप्टर पढ़ाया उसके अंदर भी बताया था नोट ला के। और ये अभी भी ध्यान रखना कि सर्वाधिक मोहरे मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले, और सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे हड़प्पा से। सर्वाधिक मोहरे कहां से मिले? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से, ये ध्यान रखना दोनों जगह का अलग अलग, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वाधिक मोहरे कहां से मिले, लोग हड़प्पा का टिक करके जाते हैं, लेकिन हड़प्पा से मिले अभिलेख युक्त। अभिलेख उसके ऊपर किसी मोहर के ऊपर लिखे हुए कोई अक्सर चित्र मिले, इस आधार पर अभिलेख युक्त मोहरे हड़प्पा से मिली है, ये ध्यान रखना। धन्यवाद साथियों। अगला हमारा टॉपिक होगा जो कालीबंगा और चौहंदड़ो के बारे में होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो डालते हैं आपके लिए। थैंक यू।